नमस्कार, सोराब राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार से त्रस्त है जनता। श्रमिक ट्रेनों में यात्रियों की मौत को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी लिया आड़े हाथ। लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस के बाद अब 8 जून के बाद शर्तों के साथ खुलेंगे होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल। संक्रमितों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे कैंटोनमेंट जोन। श्रमिकों के लिए सोमवार से शुरू होगी राज कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए कराई जाएं परीक्षाएं। 1 जून से प्रदेश में अलग अलग राज्यों से आने वाली 18 ट्रेनों के यात्रियों की रखी जाएगी पूरी जानकारी। उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशासन ने भेजा फॉर्म, यात्रियों को भरना होगा फॉर्म। सचिवालय के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सील की गई बिल्डिंग। सचिवालय में मौजूद 5 भवनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार के 6 साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह याद किए जाएंगे। इन 6 सालों में जनता ने सबसे ज्यादा परेशानी झेली, कमियों से जूझती रही। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा खराब रहा। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले 6 सालों में देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। सरकार के पास इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोई योजना नहीं है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ट्वीट में उन्होंने सरकार के लॉकडाउन नीति पर भी हमला बोला है। अशोक गहलोत ने लिखा कि बिना ठोस प्लानिंग के लॉकडाउन के फैसले से आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत हुई, 40 ट्रेनें लेट से चली। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि पीयूष गोयल को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाएं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुमन शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति जी, आपका मैं रुख करूंगी। ये जो 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियां, जो 370 हटाए जाना, मंदिर निर्माण करना और इसके साथ ही सीएए लाना, इन उपलब्धियों पर आपकी टिप्पणी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार के जो ये 6 साल हैं, ये सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति में देश को पहुंचाने के काले अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। स्वायत्त संस्थाएं जो हैं, उनकी स्वायत्तता पर किस तरह से कुटाराघात किया गया है, उसके लिए याद किए जाएंगे। कैसे जजेस ने आकर के 4 जजेस ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस बात के लिए देखा जाएगा। कैसे एक दिन आकर के मोदी जी अचानक अपने मन की बात कर देते हैं, कह देते हैं, बिना कोई चर्चा के, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई आगे की कोई ठोस योजना के आप नोटबंदी लागू कर देते हैं। गब्बर सिंह टैक्स को आप बिना पूरी तैयारी के लागू कर देते हैं। जी। मोदी सरकार के जो ये समय है, ये भारत के लिए, जो भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात करते हुए जो धर्मनिरपेक्षता यहाँ का सबसे बड़ा जवाब दीजिए। नोटबंदी, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि 6 वर्ष गहलोत साहब कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के इतिहास के लिए काला दिवस के रूप में रहेगा या काला 6 वर्ष माना जाएगा। मैं बिल्कुल इससे वाकिफ करती हूँ कि कांग्रेस के लोगों के लिए वाकई में ये काला 6 वर्ष माना जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने 6 वर्षों में वो तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री ने वो काम किए जो 60 दशक तक इन लोगों ने नहीं किया था। वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, सत्ता भी गई और जनता के नजरों से गिरे भी। ये अपने लीडर को स्टैब्लिश नहीं कर पाए,
चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, घरों में ही बंदर बांट चलता रहा, कभी आप अध्यक्ष बन जाओ, कभी आप अध्यक्ष बनो। तो पूरी तरह से देश ने इनको नकारा इन 6 वर्षों में। इसलिए डेफिनेटली गहलोत साहब और कांग्रेस के सभी लोग कहेंगे सुमन जी, कि ये अर्थव्यवस्था पर जवाब, अध्याय, बेरोजगारी पर जवाब, अर्थव्यवस्था की बात बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था की जहां तक बात ये करते हैं कि इस वैश्विक महामारी ने देश की क्या ग्लोबल स्थिति पे अगर देखिए, वैश्विक स्तर पे बात कीजिए, ये कोई कोरोना के नाम पे, कोरोना से पहले अर्थव्यवस्था रेंग रही थी। कोरोना जो पूरा 1 साल गया है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, उसमें मैम नॉमिनल जीडीपी 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। नहीं, बेरोजगारी का वो रिकॉर्ड को क्लियरिफाई किया गया था मैडम। मैं आपको क्लियर करूं कि जिस बेरोजगारी के रिकॉर्ड को शो ऑन किया गया था, उस शो ऑन को क्लियरिफाई किया गया कि वो गलत था। मैं तो सरकारी आंकड़े का रेफरेंस दे रही हूँ। नहीं, उसको बताया गया था कि जिस तरह से एनरोलमेंट बेरोजगारी इसमें करते हैं लोग देश के या राज्य के, उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई थी, बिना स्क्रूटनी के वो शो किया गया था। उसको क्लियरिफाई हमारे लीडर्स ने भी किया, हमारे प्रवक्ताओं ने भी किया। ज्योति जी, यहाँ पर बीजेपी का कहना है आप सिर्फ कमी देखते हैं, आपका काम सिर्फ आलोचना करना है। देखिए, अभी सुमन जी ने बहुत आसानी से कोरोना को लेकर के ही इस बात को कह दिया कि इस समय वैश्विक पूरे विश्व में ही ये महामारी है और इसलिए अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय सभी जगह कम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी थी। कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो है वो ऋण माफ किए जा रहे हैं। किसानों के ऋण माफ करने में मोदी सरकार को बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन उद्योगपतियों के जो ऋण है वो लगातार माफ करते रहे। सुमन जी, अच्छा लगेगा जब आप बोले तब मैं ना बोलूं, जब मैं बोलूं तब आप ना बोले, तो बेहतर ढंग से सुनाई देगा। वरना आप अपनी बात कहते रहे, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपने अपनी बात पूरी कही, अब मुझे क्या लेने दीजिए, आपने बहुत कुछ कहा। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसलिए इस पे यहाँ पर आकर के ये कह देना कि आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ किए, लेकिन किसानों के ऋण माफ करने में बहुत दिक्कत आई। और जहाँ तक कोरोना की अगर हम बात करें तो इस समय भी मोदी सरकार ने, पूरे केंद्र सरकार ने पूरे समय पर कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि गरीब जो है उसको कोई राहत मिल सके। सुमन शर्मा जी, जवाब दीजिए। लॉकडाउन बिना सोचे समझे आप लगा देते हैं और उसका खामियाजा मजदूर गरीबों को भुगतना पड़ता है। ज्योति जी, जवाब दे लेते हैं, हो गई आपकी बात। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। किसानों के लिए सरकार ने जो किया, 20 लाख करोड़, इनको लगता है इनको दिखता नहीं है या राजनीतिक आकलन नहीं कर पा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दे दिया, गरीब जनता से पूछो तो सही, कल की रोटी कैसे खाएगा वो, अपने घर कैसे पहुंचेगा वो, पूछिए तो सही। वो उद्योग धंधा जो कि ऑलरेडी ठप हो चुका है, वो कैसे। अरे मैम, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी आवाज तो जा पाएगी ना, आपका मैसेज जा पाएगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। जनता सुमन जी, यहाँ पर ज्योति जी का सवाल ये है, आप 20 लाख करोड़ के पैकेज का जिक्र कर रही हैं, उस उपलब्धि भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, लेकिन ये उपलब्धि कहाँ है? 10 जीडीपी का हिस्सा आप कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं 1% जीडीपी का हिस्सा है। आप क्रेडिट और लिक्विड पॉलिसीज लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता दीजिए, राह चल रहा है इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 10 रुपए जेब में है, वो क्या आप सही मायने में आप खुद समझती हैं कि वो क्रेडिट लेगा, लोन लेगा? क्या उस हैसियत में वो है? देखिए, मैं एक बात करूं कि कोरोना काल में जो किया गया, अगर आप जनधन योजना की बात करेंगे तो आज हर गरीब जो जनधन खाते से जुड़ा, उसके खाते में 5 लेके 2000 से लेके 2500 तक रुपए आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें कांग्रेस को मिर्ची इस बात की लगती है कि उनके स्टेट को पैसा नहीं आया, उनके थ्रू पैसा नहीं गया, तो उन्हें लगता है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं, हमारे हाथ में जब पैसा नहीं आया। जो इनके नेता राजीव गांधी कहा करते थे कि केंद्र पैसा भेजता है और नीचे पहुंचते पहुंचते तक जीरो हो जाता है, उसको मोदी जी ने समाप्त किया। अब इनको वही खलबली लगी, गरीब से जाके बात कीजिए, जिन महिलाओं के घर में रसोई पहुंची है उनसे बात कीजिए, जिन गरीब को आवास मिला है उनसे बात कीजिए, जिन महिलाओं को अगर सब कुछ है तो पलायन अभी भी जारी क्यों है? सुमन जी, सवाल बना हुआ है। शुक्रिया सुमन जी हमसे जुड़ने के लिए। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजनीतिक घमासान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर लॉकडाउन 5 को लेकर अब अपने दर्शकों को बता दें कि नए गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से राजस्थान में शर्तों के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल को खोला जाना है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 31 मई के बाद भी नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन का जो निर्धारण एक्टिव केस हैं उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके निर्धारण का ये फायदा होगा कि केवल संक्रमित क्षेत्र में ही कर्फ्यू लगेगा। सरकार ने गाइडलाइंस पालन को लेकर भी कई अहम फैसले लिए हैं। हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कैमरे सहित अन्य माध्यमों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। वहीं बच्चों का टीकाकरण प्रभावित ना हो, ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। श्रमिकों के रोजगार के लिए सरकार सोमवार से राज कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की भी शुरुआत करने जा रही है। इससे इस संकट काल में राजस्थान के श्रमिकों को और बाहरी राज्यों से पलायन करके आने वाले प्रवासी श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्थगित करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार केंद्र की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षाएं कड़ाई से कराएं। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं के तरीके का ऐलान करने का जिम्मा अजमेर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया है। इसके लिए गहलोत सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने से कड़े आदेश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने यह सुझाव भी दिया है कि जिन जिन स्कूलों में क्वारंटीन सुविधाएं संचालित की जा रही हैं, उन भवनों को परीक्षा से पहले तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सैनिटाइज किया जाए। तो राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की स्थगित ना हो, केंद्र की गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार करे। और माना यह जा रहा है कि शनिवार को जो परीक्षा का शेड्यूल है वो राज्य सरकार जारी कर सकती है। राजस्थान सरकार प्रदेश में 1 जून से अलग अलग राज्यों से आने वाले ट्रेन यात्रियों की पूरी जानकारी रखने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 18 ट्रेनों के यात्रियों की पूरी डिटेल्स जमा करने से शुरुआत की जाएगी। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशासन को यात्री ब्यौरा फॉर्म भेजा गया है। ट्रेन में बैठते ही यात्रियों को फॉर्म दे दिया जाएगा। फिर यात्री इस फॉर्म में अपनी मांगी जानकारी को भरेंगे और उसे वापस जमा करेंगे। राजस्थान के शासन सचिवालय से एक बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। जलदाय विभाग के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया है। सचिवालय के सभी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस अधिकारी के संपर्क में आए सभी कर्मचारियों की अब जांच की जा रही है। कई कर्मचारियों को होम क्वारंटीन भी कर दिया गया है। राजस्थान के इंटर्न जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। कोरोना संकट में लोगों के इलाज में लगे ये डॉक्टर्स अपनी भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि देश में 1 नेशन 1 स्टाइपेंड की नीति लागू की जाए। इनका कहना है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में भत्ता 7,500 रुपये प्रति माह है। एम्स के जो इंटर्न्स डॉक्टर्स हैं उनको हर महीने 23,500 रुपये मिलते हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 20,000 रुपये, हरियाणा में 17,000, पंजाब, बिहार और हिमाचल प्रदेश में 15,000, जम्मू कश्मीर में 12,300 रुपये हर महीने मिलते हैं। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद जांगू हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार मैम। इंटर्न डॉक्टर्स की क्या मांग है? इंटर्न डॉक्टर पिछले 3 महीने से अपनी एक मांग रख रहे हैं कि हमें 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जा रहा है। बाकी दूसरी स्टेट्स में देखें तो कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है। तो वो शुरू से 3 महीने से उन्होंने काली पट्टी बांध के भी काम किया है और सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि भाई हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, क्योंकि एक कामगार मजदूर है उसको भी 500 रुपये दिन के मिलते हैं, लेकिन इनको तो 300 रुपये में दिन के भी नहीं मिल पा रहे हैं।
जी, तो क्या आपने इस मांग को अभी तक राज्य सरकार के सामने रखा है? किसी तरह की बातचीत का उनकी तरफ से प्रपोजल क्या आया है अब तक? नहीं, अभी तक इंटर्न्स डॉक्टर्स अपने लेवल पे हर कॉलेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने काली पट्टी बांध के भी किया है उन्होंने। चिकित्सा मंत्री जो विज्ञापन दिया है, और राजस्थान की जहाँ तक बात है, चिकित्सा मंत्री जी तक अगर अच्छे से अगर बात पहुंचे तो शायद इसका सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि अब रेजिडेंट की जो भी मांग थी आज तक उन पे चिकित्सा मंत्री जी का रुख अच्छा रहा है। तो जी, आपके माध्यम से अगर चिकित्सा मंत्री जी का अगर बात पहुंच जाए तो कुल मिलाकर इंटर्न्स जो डॉक्टर्स हैं, उम्मीद करेंगे आपकी बात पहुंचे राज्य सरकार तक। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनकी कुल मिलाकर संख्या क्या होगी? और चूंकि अब ये सड़कों पर उतर आए हैं, तो कोरोना के वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे डॉक्टर्स की है, क्या काम भी प्रभावित हो रहा है? एक्चुअली पूरे स्टेट के अंदर 1500 इंटर्न्स डॉक्टर हैं, वो काम कर रहे हैं। और अभी मेनली तो कोरोना के अंदर इनकी ड्यूटियां लगाई हुई है, स्क्रीनिंग के अंदर, और बाकी रूटीन वार्ड के अंदर तो ये जाते हैं ही। तो इसको देखते हुए सरकार को पॉजिटिव रूप रखते हुए मिनिमम इनका स्टाइपेंड 15 से 20 हज़ार मिनिमम तो करना ही चाहिए, क्योंकि आज के एक पीएमटी पास करने के लिए 3-4 साल आदमी लगा देता है, उसके बाद में 5 साल एमबीबीएस करता है। तो चिकित्सा मंत्री जी को इसमें पॉजिटिव रूप रखना चाहिए। शुक्रिया रामचंद्र जांगू जी, हमसे जुड़ने के लिए। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि सरकार को इस मांग की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे राज्यों में 15,000 रुपए हर महीने इंटर्न डॉक्टर्स को मिलते हैं, मिनिमम ये वेजेस मिलते हैं, तो कम से कम हमें भी इस कैटेगरी में शामिल किए जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अगर बहुत ब्रीफली एक लाइन में आपसे पूछूं तो आप इसको क्या कहेंगे कि कोविड रिलीफ पैकेज क्या वाकई में वेस्ट बंगाल को मदद करेगा? मैं तो कैलकुलेशन किया, कोई बोला 1%, कोई बोला 1.5%। हमारा कैलकुलेशन में तो 0 + 0 0% ही होता है। डेरिक, आपने जो अभी फिगर बताया कि 1 लाख करोड़ का, और जो वहाँ वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, उनका मैं अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि ये तो एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं एंड ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू इन्फ्लेट द फिगर्स। Should respect the constitutional post which he now has. I think he has not forgotten that he's still maybe he's forgotten that he's no more a BJP MP. So stop doing politics. एक परसेप्शन बन रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो रियल फिगर्स हैं कोरोना इन्फेक्शंस के, वो सामने नहीं आ रहे हैं। What is the reality? What is the truth? ये परसेप्शन भी है ना, परसेप्शन भी है जे अब 15 लाख अकाउंट बैंक में जाएगा, वो भी परसेप्शन था। रियलिटी में क्या हुआ? परसेप्शन है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, रियलिटी क्या हुआ? एक गुल्ला जीरो हुआ। देखिए ऑन रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। राजस्थान की पाली पुलिस ने अधिवक्ता नारायण सिंह सिरवी हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि अधिवक्ता नारायण सिंह अक्सर 1 से 1.5 किलो सोना पहनते थे, जिसे देखते हुए उमेश सोनी ने अपने साथी प्रभु पटेल और अर्जुन देवासी के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और लूट के बाद उनके गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर कार में आग लगा दी गई ताकि हत्या को हादसा का रूप दिया जा सके। पुलिस ने आरोपियों से मृतक का पहना हुआ करीब 1.25 किलो सोना भी बरामद किया है। 1.25 किलो गोल्ड बताया है और उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। लगभग कोई छोटा सा एक टुकड़ा उसमें से जो उधर पगड़ी में बांधता था, वो बता रहे कि वो जो उमेश सोनी है, प्रभु पटेल जो है, उसने वो गला दिया था किसी सुनार को देके। तो सुनार को भी हम अभी राउंड अप करेंगे, वो आइडेंटिफाई हो चुका है, इसने भी गलाया है। लेकिन अभी लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो एक्चुअल वजन हमने नहीं की, लेकिन अराउंड 1.5 किलो मैक्सिमम मान सकते हैं कि उसको सोना पहना हुआ था।
मीठालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीठालाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या वो कड़ी थी जिसके जरिए वकील हत्याकांड के खुलासे करने में पुलिस कामयाब रही है? जी मैं मनु आपको बता दूं कि पाली जिले के बिलाड़ा का एक वरिष्ठ वकील है जिसको लेकर लूट के इरादे से अपने परिचितों ने ही बुलाकर हत्या की थी, जिसको लेकर पाली एसपी ने आज खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा और उनकी पास में जो लूटा हुआ सोना था वो बरामद किया। जी क्या अभी तक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी? जी एक बार दोबारा सवाल। मीठालाल, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इन्होंने क्या अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आगे किस तरह से इस केस में कार्रवाई बढ़ेगी? जी पुलिस के अनुसार इन्होंने आरोपियों ने पूछताछ में जुर्म कबूला है और इन आरोपियों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने सोना भी बरामद किया है और भी तथ्य जुटाने के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी शुक्रिया मीठालाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केस काफी मजबूत है, सबूत भी जुटाए जा चुके हैं और इसलिए पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कड़ाई के साथ आगे बढ़ने जा रही है। बढ़ते आगे, राजस्थान में पेयजल की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र को 25-25 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इस राशि से हर विधानसभा में पेयजल की समस्या का हल करने की दिशा में काम किया जाएगा। पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, बोरवेल और ट्यूबवेल और पुरानी पाइपलाइन बदलने, साथ ही उनके विस्तार के काम काज किए जा सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी स्मारकों को और संग्रहालयों को 1 जून से खोलने का फैसला लिया है। इस बारे में राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया। जून के शुरुआती 2 हफ्ते के लिए सभी जगहों पर सैलानियों को निःशुल्क एंट्री दी जाएगी और तीसरे हफ्ते में 50% की रियायत। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना और मास्क लगाना जरूरी होगा। शनिवार सुबह 10:30 बजे तक राजस्थान में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। इनमें चूरू, कोटा और उदयपुर में 8-8 केस देखने को मिले हैं, जबकि बाड़मेर में 4 केस सामने आए, तो वहीं भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, झालावाड़ में 3-3 केस सामने आए हैं, जबकि जयपुर, झुंझुनू और भरतपुर में 2-2 केस सामने आए हैं। 12 और गंगानगर, हनुमानगढ़ में 1-1 केस सामने आया है। बता दें कि अब तक राजस्थान में 3,79,315 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 8,414 मामले पॉजिटिव हैं। इस महामारी में 185 लोगों की अब तक राजस्थान में मौत हो चुकी है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, अभी कहां तक पहुंचा आंकड़ा? देखिए आंकड़ा अभी काफी पहुंच गया है। आज की बात करें तो 8,400 से ज्यादा मरीज राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और थोड़ी देर में एक और जी रामस्वरूप के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज भीलवाड़ा से 3 केस सामने आए हैं। 49 केस कुल मिलाकर 10:30 बजे तक का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे माना यह जा रहा है कि प्रवासी मजदूर जो अपने अपने राज्यों में पहुंचे हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं और इस वजह से जो स्थिति है वो गांव में भी अब चिंताजनक बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्वारंटीन सेंटर को व्यवस्थित करने और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग पर राज्य सरकार का जरूर जोर रहा है। चूरू से 8 केस हैं, कोटा से भी 8 केस हैं, उदयपुर की बात करें यहाँ पर भी 8 केसेस देखने को मिले हैं। भीलवाड़ा में 3 केसेस हैं, बाड़मेर में 4 केसेस मिले हैं, धौलपुर में भी 3 केस मिले हैं। आपको बता दें कि अब सभी जिलों तक संक्रमण फैल चुका है। 33 के 33 जिले संक्रमित हैं। आइए अब खबरें देखते हैं धौरारी। राजस्थान के झालावाड़ में पानी विवाद में एक मासूम की मौत हो गई। मामला डग थाना क्षेत्र के पिपलिया खुर्दा गांव का है, जहां सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर दोनों महिलाओं में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक महिला ने दूसरी महिला के बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पानी के नल पर पानी भरने की थी, मेरे लड़के को लगा ने उठाकर फेंक दी। तो क्या लड़ाई क्या हुई थी आपकी? कोई लड़ाई मड़ाई कुछ नहीं, पानी की लड़ाई।
तो बच्ची को किसने उठा के फेंका? निर्मला बहन। पानी के नल चल रहा था सरकारी, तो ऐसे बोला कि पानी नहीं भरने देंगी। तो मेरी भाभी है छोटी वाली, तो उसने ऐसे बोला कि पानी नहीं भरने देगा, तो मैंने कहा तेरा ही नल नहीं, हमारा नहीं, सरकारी नल है तो हमारा चलेगा। राजस्थान के बीकानेर में टिड्डियों का हमला जारी है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। डींगरपुर क्षेत्र के किसान टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में पीपे, थालियां, अन्य बर्तन बजा रहे हैं, तो वहीं ट्रैक्टरों के साइलेंसर खोलकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश भी चल रही है। किसान पहले से लॉकडाउन से तो परेशान थे ही, अब टिड्डियों के हमले से उनकी बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि टिड्डियां खेतों में बड़ी फसल को चौपट कर दे रही हैं। तकरीबन 4 से 5 के बीच में टिड्डी का बहुत भारी दल कड़वारोई टेऊ में प्रवेश किया था, लेकिन क्षेत्र में कई दिनों से टिड्डी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए किसान थोड़ा सजग थे। किसानों की सजगता के कारण टिड्डी का दल आया जरूर था, लेकिन कुछ तो हवा के रुख के कारण और किसान की सजगता के चलते ज्यादा नुकसान ना करके टिड्डी दल अभी हमारे यहाँ से। चूरू जिले के राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सेंथल थाने में शुक्रवार को हेड कांस्टेबल गिरिराज सिंह ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले के श्यामपुरा गांव का रहने वाला हेड कांस्टेबल गिरिराज सिंह अपने क्वार्टर में अकेला ही रहता था। जानकारी मिलने पर उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पवलाल शर्मा जो कि वरिष्ठ नेता थे, उनको श्रद्धांजलि आज राज्य के तमाम नेताओं ने दी है। स्वराज राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।